प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीस प्रपोजल को नहीं माना जाता, उस पर बात नहीं होती। वाशिंगटन में ये बात हो रही है कि जो मिलिट्री एड है यूक्रेन की उसको कम किया जाए, और अभी काफी हद तक कम हुई है। तो अगर ये बंद कर दी जाती है और यूएस सपोर्ट इससे हटा दी जाती है, तो मेरा ख्याल है फिर यूरोपियंस के लिए भी ये लड़ाई सस्टेन रखना मुश्किल होगा। वेलकम नाजरीन, पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ मैं हूं असद इजाज बट नाजरीन, आज गुफ्तगू करेंगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, जो कि एक नई सूरत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले एक यूक्रेनियन सिक्योरिटी ऑफिशियल ने कहा था कि ट्रंप का जो 28 नकाती पीस प्लान है वो शायद यूक्रेन को मंजूर ना हो। उसके ऊपर कुछ खदशात पेश किए यूरोपीय ममालिक ने भी। लेकिन आज एक नई खबर आई है जिसके तहत ये मालूम हुआ कि शायद कोई डेलिब्रेशंस अभी स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुई हैं, जिसका हिस्सा अमेरिका भी होगा, यूरोपीय ममालिक भी होंगे और यूक्रेनियन गवर्नमेंट भी होगी। क्या जंग बंदी होने वाली है? क्या ट्रंप एक और पीस प्लान मंजूर कराने में कामयाब हो जाएंगे, जो उनकी एक रेपुटेशन बनती नजर आ रही है इसराइल पैलेस्टाइन इशू के बाद कि ही इज अ मैन फॉर पीस? क्या वो कामयाबी से उस ही वुड बी एबल टू होल्ड अप टू हिज रेपुटेशन? ये आने वाले दिनों में ये सब चीजें हम देखेंगे, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि जंग किस तरफ जाने वाली है, आने वाले दिनों में क्या होगा, यूक्रेन के स्टेक्स क्या हैं। इन सब मौजुआत पर बात करते हैं इम्तियाज अली चांडियो से, जो कि हमें बॉस्टन से ज्वाइन कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, भट्ट साहब। इम्तियाज साहब बताइएगा, एक तो ये रशिया यूक्रेन वॉर चौथे विंटर सीजन में दाखिल हो गई, 3 साढ़े 3 साल हो गए। क्या कॉजेस थे इस जंग के? अमेरिका क्यों यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था? रशिया क्यों चाहता था कि यूक्रेन जो है उसके उसके ये कुछ हिस्से जो कि रशिया जिन पे आज काबिज है उस पे कब्जा करने की कोई खास वजह थी? जी, मैं सबसे पहले तो इसके कॉजेज की तरफ जाऊं। अंडरलाइन कॉजेज अगर हम इस लड़ाई के देखें तो तीन हैं बुनियादी जी। तौर पर। पहली बात कि जो नेटो की एक्सपेंशन थी यूक्रेन के की तरफ, वो अमेरिका और यूरोपियन अलायंस चाहते थे कि नेटो जो है वो यूक्रेन तक जाए। और दूसरा जो था यूरोपियन यूनियन का मामला था, इंटीग्रेट करना चाहते थे यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को, यूरोपियन जो लीडर्स हैं वो। और तीसरी जो कॉज थी वो एक, जिसे आप कहते हैं कि एक वेस्ट की रिजीम चेंज पॉलिसी रही है। आपने देखा 2000 के बाद बहुत से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में भी हुआ। यूक्रेन में भी एक रिजीम चेंज करवाया गया 2014 में। और 2014 के इस रिजीम चेंज के बाद हालात बदतदरीज खराब होते गए। और रशियन इन्फ्लुएंस से निकल के, यानी जो रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे यूक्रेन के, वहां से निकल के वो ताल्लुकात खराब होते गए। और 2019-20 में जाकर ये हालात बिल्कुल ही सर्द मोहरी का शिकार हुए। और फिर आपने देखा कि 12 जो रशियन प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमारी रेड लाइन है। तो अगर नेटो का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो यूक्रेन तक आता है, यानी कि दूसरे अल्फाज में, अगर नेटो की आर्म फोर्सेस, उनकी इंस्टॉलेशंस, मिसाइल सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम अगर यूक्रेन में नस्ब किए जाते हैं, तो ये रशिया की रेड लाइन होगी और रशिया ये नहीं होने देगा। ये डायरेक्ट एग्जिस्टेंशनल थ्रेट है ये रशिया के लिए। तो प्यूटन का स्टांस ये था। तो ये तीन बुनियादी वजूहात थी जिसकी वजह से ये लड़ाई स्टार्ट हुई फरवरी 2022 में, और अब तकरीबन इस लड़ाई को 4 साल होने जा रहे हैं। अमेरिका को उस वक्त इम्तियाज साहब क्या जरूरत पेश आई थी? यानी कि यूरोपीय ममालिक की तो चले बात समझ में फिर भी आती है, वो एक एनर्जी वाला भी आर्गुमेंट है, एक शायद इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी हो यूरोपीय ममालिक के लिए यूक्रेन की। लेकिन अमेरिका को क्या जरूरत पेश आई उस वक्त नेटो को वहां तक ले जाने की और यूक्रेन को इस जंग में सपोर्ट करने की? ये मैं समझने से थोड़ा कासिर हूं। देखें, जो नेटो बुनियादी तौर पर एक सिक्योरिटी अलायंस है, और अगर आप इसका नोमेनक्लेचर देखें तो जब ये 1949 से लेकर जब ये बना, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। उसके बाद फिर ग्रीस और तुर्की ने इसे ज्वाइन किया 1952 में, फिर 1955 में जर्मनी भी इसका हिस्सा बना। लेकिन इसके जो अक्सरियत, आज ये 32 मुल्कों का इत्तेहाद है, तो जो हम्म। इसके अक्सरियत मुल्क जो आए नेटो का हिस्सा बने,
वो बुनियादी तौर पर सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद बने। और इसमें हम्म। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो ईस्ट यूरोपियन, जिसे आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, जिनमें फॉर्मर सोवियत स्टेट्स भी शामिल हैं, वो भी इसका हिस्सा बन गए। तो अमेरिका का जो जो बुनियादी तौर पर एजेंडा था वो ये था कि इसको एक्सपेंड किया जाए, जितना ज्यादा हो सके पावर और इन्फ्लुएंस जो है, जितना नेटो एक्सपेंड होता है ईस्टर्न यूरोप की तरफ, रशियन इन्फ्लुएंस उतना ही पीछे जाएगा। तो क्या तो आप ये ये कह रहे हैं कि आज ट्रंप को उस एक्सपेंशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कि इंटरेस्ट बाइडेन की हुकूमत और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को 2014 में था? नहीं, ऐसा देखें, ट्रम्प को बिल्कुल इंटरेस्ट है, लेकिन चैलेंजेस बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है। हम्म। 21वीं सदी एक दूसरी से एक नई तरह की ताकत को उभरते हुए देख रही है। और अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इस चीज को देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट नहीं है। आपने देखा कि 2000 यानी कि 21वीं सदी की एक नई ताकत वो चाइना है। और अमेरिका के अंदर अब ये बात बहुत सीरियसली हो रही है कि रशिया को कंटेन करना कोई बड़ा मसला नहीं है। और रशिया जो है इतना बड़ा यूएस इंटरेस्ट को थ्रेट नहीं है जितना बड़ा इंटरेस्ट चाइना है। चाइना का आज आप एक्सपेंशन देखें, चाइना की इकोनॉमी देखें, चाइना के फुटप्रिंट्स देखें पूरी दुनिया में। यहाँ साउथ अमेरिका में भी चाइना मौजूद है, अफ्रीका में भी चाइना मौजूद है, मिडल ईस्ट में भी चाइना मौजूद है। फिर उसके बाद साउथ चाइना में की तरफ चले जाएं, सी की तरफ, वहां चाइना मौजूद है। तो चाइना एक जेन्युइन थ्रेट है, जिसको कहते हैं कि जो पियर कॉम्पिटेटर है यूएस का, वो चाइना है। और ये रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता यूएस पॉलिसी मेकर्स को होना शुरू हो चुकी है। तो वो देख रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, खास तौर पर करंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये देख रही है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अमेरिका अपनी रिसोर्सेज लगाया जा रहा है, उसका आउटकम कुछ नहीं हो रहा। और आउटकम क्या आ रहा है? रशियन पोजीशन हर गुजरते हुए दिन के साथ बतदरीज बढ़ती जा रही है। यूक्रेन अपनी टेरिटरी लूज करता जा रहा है। बर्डन लड़ाई का पूरा यूएस के ऊपर आ रहा है, फाइनेंशियल। और कितनी जितनी टेरिटरी भी लूज कर सपोर्ट दी है, इम्तियाज साहब अभी तक? देखें, 20 से 25% के दरमियान जो टेरिटरी है वो लूज कर चुका है यूक्रेन। अगर हम क्रीमिया को भी मिला दें, जो 2014 में जो रशिया के कंट्रोल में आया, तो टेरिटरी भी जा रही है, ह्यूमन लॉसेस उससे ज्यादा जा रहे हैं। बगैर यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट के सस्टेन भी नहीं कर सकता यूक्रेन उसके यूरोपियन अलाइज। और यूएस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उनके इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहे हैं। आपने अभी देखा, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प पावर में आ रहे थे, उन्होंने नेटो पर शदीद क्रिटिसिज्म किया। और उन्होंने कहा कि नेटो बुनियादी तौर पर, यूरोपियंस क्या कर रहे हैं नेटो के लिए? जितना बजटिंग, जो मेजर चंक है बजट का, वो सारा का सारा यूनाइटेड स्टेट्स पर है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अगर आपने नेटो को बरकरार रखना है, स्ट्रेंथन रखना है, तो आप बर्डन भी इक्वली शेयर करें। ये नहीं हो सकता कि जो है सिक्योरिटी यूरोपियंस की हो और उसके लिए जितना का जितना बर्डन जो है, वो मेजर चंक जो है वो यूएस के ऊपर आए। तो ये मेजर सोच का फर्क है। तो मैं यूरोपियंस के कह रहा लिए हूं, क्या सिक्योरिटी है इम्तियाज साहब इसमें? इसके लिए जी, यूरोपियंस के लिए क्या सिक्योरिटी है? आपने फरमाया कि यूरोप, यूरोपियंस सिक्योरिटी इंजॉय करें और बर्डन अमेरिका जी जी फेस जी, करे। वो इकोनॉमिक ट्रेडिशनल, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नेटो की सिक्योरिटी का मतलब ये है कि एक ओ अच्छा, आप नेटो की बात कर रहे हैं, मुझे लगा जी, आप यूक्रेन की बात कर रहे नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा। कि नेटो जो जी। गारंटी देता है सिक्योरिटी की यूरोपियंस को, प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि ये इसके जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी फिर शेयर करें ना। वो भी यूएस शेयर करे, सिक्योरिटी भी यूएस प्रोवाइड करे। और फिर यूएस का से इतना ना हो क्रिटिकल मामलात में। जैसे कि अभी आपने देखा, यूक्रेन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है जो जो कि यूरोपियन लीडर्स की हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं कि जब हम सबसे ज्यादा बर्डन शेयर कर रहे हैं, तो फिर मेन जो पॉलिसी डिसीजन है वो भी हम लेंगे। यूक्रेन इस वक्त क्या चाहता है और यूक्रेन के पास ऑप्शंस क्या हैं पीस प्लान को देखते हुए? देखें, यूक्रेन के पास दो ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो बुनियादी तौर पर यह है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो पीस प्रपोजल है उसको सीरियसली लेकर उस पर नेगोशिएट करें। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूक्रेन ने स्विट्जरलैंड में जो नेगोशिएशंस की जो टीम है, यूएस नेगोशिएशंस टीम के साथ बात करने की हामी भर ली है, और ये बात होगी। दूसरा हम्म। ऑप्शन यूक्रेन के पास ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीस प्रपोजल से हटकर जो यूरोपियन अलायंस जो उसके चार हैं, जो उनकी जो सोच है वो उसकी तरफ जाए। और उसकी एक कॉस्ट फिर होगी, जाहिर है। उसकी कॉस्ट ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीस प्रपोजल को नहीं माना जाता, उस पर बात नहीं होती, तो ऑफ कोर्स फिर यूएस जो है
अभी यहाँ जो है वाशिंगटन में ये बात हो रही है कि जो मिलिट्री एड है यूक्रेन की उसको कम किया जाए, और अभी काफी हद तक कम हुई है। तो अगर ये बंद कर दी जाती है और यूएस सपोर्ट इससे हटा दी जाती है, तो मेरा ख्याल है फिर यूरोपियंस के लिए भी ये लड़ाई सस्टेन रखना मुश्किल होगा। पीस प्लान में कोई ऐसी बातें हैं इम्तियाज साहब जो शायद यूक्रेन के लिए मानना मुश्किल हो या यूरोपीय ममालिक के लिए काबिल कबूल ना हो? एक बात जो मैं समझता हूँ यूक्रेन के लिए मानना मुश्किल हो रहा है, वो तीन इस 28 नुकाती प्लान के तीन अहम जो है जी। वो शकें हैं या तीन पॉइंट्स हैं, और ये वही तीन पॉइंट्स हैं जो प्यूटन ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो लास्ट उनकी मीटिंग हुई थी उसमें प्रपोज किए थे। तीन की डिमांड्स जो हैं, और वो पहली डिमांड ये थी कि जितनी भी टेरिटरी रशिया ने जिस पर कब्जा किया है यूक्रेनी, उसको रशिया छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो जो है लूज करनी पड़ेगी वो टेरिटरी। पहला पॉइंट ये है यूक्रेन को। दूसरा अहम पॉइंट जो है, जो नेटो में जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, और वो न्यूट्रल एक स्टेट रहेगा, नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट जो है, वो करेगा अपनी मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस को, यूक्रेन एक इस हद तक की साइज तक जो कि जो काबिल कबूल हो खास तौर पर रशिया को। तो ये तीन नुकात हैं जो बहुत बुनियादी अहम नुकात हैं, जो इस पीस प्रपोजल का हिस्सा हैं, जो प्यूटन ने भी प्रपोज किए थे। लेकिन इसमें एक नुक्ता जो है जिसपे काफी कंटेंशन है, जो जो मैं समझता हूँ यूक्रेन के लिए भारी है नुक्ता, वो मानना कि वो अपनी टेरिटरी जो है वो वो उसका कंट्रोल छोड़ दें, या जो रशिया के कंट्रोल में उसको लूज कर दें उस टेरिटरी को। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम चीज है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इम्तियाज साहब, ये बताइए कि इसमें दोनों ममालिक चलें, रशिया की तो ये इनसिक्योरिटी समझ आती है कि हमारे बैकयार्ड में अमेरिका, नेटो फोर्सेस ये मिल के हमें एनसर्कल कर रहे हैं और हमने इस हैजान को तोड़ना है। चले, ये रशिया की साइड पे तो बात समझ आती है। यूक्रेन की साइड से जो एक हेट्रेड टुवर्ड्स रशिया है, उसको थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करें कि क्या कोई लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कोई कल्चरल डिफरेंसेस हैं कौमियतों में दोनों साइड्स पे, जैसे कि एक इंडिया पाकिस्तान के केस में एक टू नेशन थ्योरी की बार बार डिबेट होती है। तो क्या वहां पे कोई ऐसी एथनिक डिससिमिलैरिटीज हैं जिनकी वजह से एक यूक्रेनियन रिजेंटमेंट है टुवर्ड्स रशिया? देखें, इंटरेस्टिंगली जो यूक्रेन है बुनियादी तौर पर बड़े तवील अरसे तक सोवियत यूनियन का भी हिस्सा रहा, उसमें जो जारिस रशिया था उसका भी हिस्सा रहा, इंडिपेंडेंट आज़ाद भी रहा। इस वक्त जो है वो जो एथनिक कंपोजिशन है वो इस तरह से है कि 40% के करीब लगभग जो यूक्रेनियन है वो रशियन एथनिसिटी के हैं, और यही वो एरिया है जहां पर रशिया जिस एरिया पर कंट्रोल करना चाह रहा है 60% के लगभग यूक्रेनियन एथनिसिटी है। अ, एक बहुत क्रिश्चियन बुनियादी तौर पर तो आबादी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, लेकिन कुछ एक सिग्निफिकेंट चंक जो है वो ज्यूज पर भी मुश्तमिल है, और वो भी की पोजीशंस पे हैं। जो कीव में इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं और जो ओलिगार्की है वो उसमें भी शुमार होते हैं। तो ये इस तरह की एथनिक इनका वो है। अब मामला ये देखना होगा कि जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2014 में, तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि विक्टर योकोविच जो थे वो एक वो प्रेसिडेंट थे जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहे थे, ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन जब रिजीम चेंज हुई उनकी, उसके बाद जो दूसरी हुकूमत आई, तो आप बतदरीज देखते हैं कि वो फिर उसका टिल्ट यूरोप की तरफ ज्यादा था, वेस्ट की तरफ ज्यादा था, और रशिया के साथ उनके हालात खराब होते गए। नेचुरली अगर ऐसे लीडर्स इलेक्ट हुए हैं जैसे जेलेंस्की हैं जिनका यूरोपियन टिल्ट है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट दैट इंप्लाइज कि पब्लिक सेंटिमेंट इज वेरी एंटी रशिया, राइट? जी बिल्कुल, उसमें पब्लिक सेंटिमेंट, और जहां आपने डेमोक्रेसी की बात की, ये बिल्कुल हकीकत है कि किसी भी मुल्क को अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ादाना अंदाज में इख्तियार करने का बिल्कुल मुकम्मल हक हासिल है। लेकिन अब यूक्रेन के जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप उसे देखेंगे कि यूक्रेन जो है वो वहाँ कोल्ड वार का जो इन्फ्लुएंस है, उस पॉलिसी का जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी मौजूद है। आप इसको यूं देखें कि जो नेटो है बुनियादी तौर पर वो एक सिक्योरिटी अलायंस है।
अगर नेटो किसी मुल्क में जा रहा है, मिसाल के तौर पर अगर यूक्रेन का पर्पस यूरोपियन यूनियन ही तक था तो वो बात भी ठीक थी तब तक, और रशिया उस पर भी शायद बात कर सकता था। लेकिन मैं समझता हूं जो ये नेटो वाली रेड लाइन है उसकी वजह ये है कि नेटो जब आएगा किसी भी मुल्क में, इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन जो अम्ब्रेला है सिक्योरिटी का वो भी आएगा, उसमें मिलिट्री हार्डवेयर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, मिसाइल जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। तो अब आप खुद सोचें कि अगर अमेरिकन मिसाइल इंस्टॉल होते हैं यूक्रेन में, बिल्कुल बिल्कुल बैकयार्ड में रशिया के, और वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बाकी मिसाइल्स हैं, तो वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करेंगे। तो हम दोबारा उस ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी डिलेमा वाली सिचुएशन है, जो रियलिज्म जिसको डिफाइन करता है कि एक मुल्क की सिक्योरिटी दूसरे मुल्क की इनसिक्योरिटी बन जाती है, तो यहाँ हमें बिल्कुल वही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि 1960s में, 1962 में जब क्यूबा में मिसाइल जब इंस्टॉल करने की कोशिश की थी सोवियत यूनियन ने, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया था और दुनिया न्यूक्लियर वार के बिल्कुल दहाने पर पहुंच गई थी। और अमेरिका ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि आप बिल्कुल हमारे बैकयार्ड में आकर आप मिसाइल नहीं हम आपको इंस्टॉल करने देंगे। क्यूबन क्वारंटाइन कर दिया गया था पूरी क्यूबन टेरिटरी को, और उसके बाद जी फिर रशिया को बैकफुट पे जाना पड़ा और वो उस डिसीजन से जी पीछे गया। तो ये इन दोनों मुल्कों नेटो की और रशिया की कोल्ड वार के जमाने से एक आइडियोलॉजिकल राइवलरी है, एक पॉलिटिकल राइवलरी है, सिक्योरिटी कंपटीशन है। तो आप इस लेंस से अगर उठाकर देखें तो ये जो डिसीजन है यूक्रेन का नेटो की तरफ जाने का, वो एक रशिया के लिए एक रेड लाइन है। ये जो स्विट्जरलैंड में अभी डेलिब्रेशंस हो रही हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या नतीजा निकलेगा? और अगर यूक्रेन उन तीन शराइत जिनकी तरफ आपने इशारा किया उनमें से कोई भी शर्त नहीं मानना चाहता, तो क्या आपको लगता है कि रशियंस भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे? मेरा ख्याल है कि रशियंस के जो कोर इंटरेस्ट है वो उस पर नहीं करेंगे। रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो बड़ी ही उसकी एक रूट्स रही हैं कोल्ड वार के जमाने से। वो कहते हैं कि जी व्हाट इज माइन, व्हाट इज यूर इज नेगोशिएबल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कोर इंटरेस्ट हैं उस पर बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि ये जो जी टेरिटोरियल वाला पॉइंट है ये इसीलिए लाया गया है कि इस पे डेलिब्रेशन हो, और कितनी टेरिटरी जो है वो रशिया के कंट्रोल में रहेगी, कितनी रशिया छोड़ेगा। लेकिन ये जो नेटो वाला पॉइंट है इस पे बिल्कुल नेगोशिएशंस नहीं होंगी। व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कैटेगोरिकली प्रेसिडेंट ट्रंप को कही थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस चीज को समझते हैं, और मैं पहले बता चुका हूं क्यों समझते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है असल चैलेंज कहीं और है, असल प्रॉब्लम मुद्दा कहीं और है। यूएस का जो की चैलेंजर है इस वक्त वो रशिया नहीं बल्कि चाइना है। अगर आपने चाइना को देखना है तो आपने इस थिएटर वार थिएटर को बंद करना होगा जहां इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। और वो एक अगर मैं कहता हूं कि मतलब इसका जो कंक्लूजन है वो एक ऐसी लड़ाई है जो 4 साल तक सुस्त रवि से पौने 4 साल तक जारी है। और इसमें अब यूक्रेन का जो लड़ाई सस्टेन रखने का टाइम जो जिसे कहते हैं ताकत है वो कम हो रही है। उनके जो सोल्जर्स हैं वो कम हो रहे हैं, उनका जो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रही है यूरोप और यूएस से, लेकिन वो बतदरीज अब यूएस से कम होगी। तो बगैर उस सपोर्ट के सस्टेन करना ये लड़ाई यूक्रेन के लिए मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें बार्गेनिंग होगी नेगोशिएशंस में, और किसी एक नुक्ते पे आकर जो है गिव एंड टेक कर कर उसके बाद ये पीस प्रोसेस की तरफ जाएंगे। और मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस बार भी फरवरी से पहले जब 4 साल होने जा रहे हैं इस लड़ाई को, कोशिश करेंगे कि ये सीज फायर करवा लें, जो कि उनका एक बहुत बड़ा प्रॉमिस भी था उनकी इलेक्शन कैंपेन का। और उसके पीछे कुछ और इंटरेस्ट भी हैं स्ट्रेटेजिक। इम्तियाज साहब, सारी इसकी इसकी सारी वॉर परम्यूटेशंस को देखते हुए क्या आपको ये लगता है कि एक विन विन सिचुएशन इसमें से निकाली जा सकती है? विन विन सिचुएशन निकाली जा सकती है। विन विन सिचुएशन तो ये रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अगर नेटो में नहीं जाता यूक्रेन और आर्मामेंट भी कम हो जाती हैं, और जो फॉरेन सप्लाईज हैं वो भी अगर बंद कर दी जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ टेरिटरी जो है वो शायद रशिया जो उसके कंट्रोल में है वो छोड़ दे, और शायद वो ही विन विन सिचुएशन हो कि यूक्रेन भी ये कहेगा उसे भी कुछ फेस सेविंग मिलेगी, और रशिया को भी फेस सेविंग मिलेगी। और इस आप वक्त देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में होने वाले ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और आने वाले ये दिनों में क्या उम्मीद लगानी चाहिए कि जंग बंदी हो जाएगी? जी हाँ, ये जो लगता है इस वक्त जो बुनियादी तौर पर यूक्रेन
देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है यूक्रेन के पास। जी। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ यूक्रेन के पास के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, तो इसमें चांसेस ये हैं कि कुछ नेगोशिएशंस के बाद एक डिमांड जो है उस पे कुछ गिव एंड टेक करके इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सकता है, और इसके चांसेस इस बार ज्यादा हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और ये सीज फायर हो जाए। मुज़ाकरात कामयाब होने वाले हैं, जंग बंदी भी हो सकती है, कहते हैं इम्तियाज अली चांडियो। असद इजाज भट्ट को नया दौर टीवी पे इजाजत दीजिए।